Hello everybody. In this lecture we will learn about the force and laws of motions. Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फोर्स. फोर्स होता क्या है, ठीक है. तो फोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पुल करना या पुश करना. इस फिनोमिना को, इस फंक्शन को हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है. तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को आपने पुश किया या पुल किया तो उसमें जो लगा उसको हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू पुश समथिंग देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, एंड इफ़ यू वांट टू पुल समथिंग देन यू अप्लाई द फोर्स. तो फोर्स क्या हुआ कि अब पुल एंड पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स. तो समझ आया. फोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पुश करना या फिर किसी चीज़ को पुल करना, जिसकी वजह से ये पुश हुआ और जिसकी वजह से ये पुल हुआ. ये जो वजह थी वो फोर्स होती है. समझ आया. तो दिस इज द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ए पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स. किसी चीज़ का पुश और पुल होने की जो वजह होती है वो वजह फोर्स होती है, ठीक है. तो अगले पॉइंट पे चलते हैं. अगला पॉइंट आपका देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है. फोर्स की वजह से हो सकता है कि एक फोर्स जो होता है वो आपका कोई भी स्टेशनरी पोजीशन में कोई बॉडी है उसको मूव करवा सकता है फोर्स, ठीक है. और फोर्स की वजह से और क्या हो सकता है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको रोक सकता है फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइक आपके सामने से जा रही है, अगर उसको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. अगर आप किसी मूविंग चीज़ को रोकना चाहते हो तो आपको उसको फोर्सफुली रोकना पड़ेगा. तो अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. किसी भी मूविंग पार्टिकल को रोकने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट है कि फोर्स का जो तीसरा इफेक्ट है वो क्या होता है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि जब हम टायर को से खेलते तो टायर के ऊपर क्या करना पड़ता था, हमें इस स्टिक से हिट करना होता था. जब हम स्टिक से टायर को हिट करते थे तो टायर की स्पीड चेंज होती थी. तो वो हिट करना ही फोर्स का एप्लीकेशन हो गया कि आपने फोर्स लगाया तो टायर की स्पीड तेज हो गई, ठीक है. एंड फोर्थ इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते टाइम आपके पास में फुटबॉल आती है और आप उस फुटबॉल को आप किक करते हो, और किक करने से जो फुटबॉल आपकी तरफ आ रही थी अभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो फोर्स ऑल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. एंड फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, शेप को कैसे चेंज करता है इसको समझने के लिए, जैसे कि हमने एक लेमन लिया, ठीक है. अब लेमन लेके अगर आप उसको स्क्वीज करोगे, दबाओगे, तो उसमें से रस निकल जाएगा और जो पहले शेप थी लेमन की वो चेंज हो जाएगी. तो ये इफेक्ट होता है फोर्स के. तो फोर्स के मोस्टली 5 इफेक्ट्स होते हैं. पहला होता है आपका कि ये मूविंग बॉडी को स्टेशनरी पोजीशन में ला सकता है और स्टेशनरी पोजीशन वाली चीज़ को मूव करवा सकता है. तीसरा है आपका, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. अगर कोई मूव कर रही है तो आप फोर्स लगा के उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, ओके. और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, जैसे मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया, और शेप को भी चेंज और साइज को भी चेंज कर सकता है, जैसे लेमन का हमने एग्जांपल लिया. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स बेसिकली. वन इज बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स. देखिए, बैलेंस फोर्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसा फोर्स जो बैलेंस तरीके से लगा हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई एक कार है, ठीक है, और आप कार को रस्सी से बांध के इधर 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो और इधर से भी आप 10 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो और 10 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहे हो. अब दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है वो कितना है, 10 न्यूटन. अभी ये जो आपकी कार है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो क्योंकि दोनों तरफ ही 10 न्यूटन लगा है तो इट विल नॉट मूव, ओके. तो ये कहीं पे भी मूव नहीं करेगी. तो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए, जब दुनिया में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं जो मूव कर रही है, उसके ऊपर पक्का एक अनबैलेंस फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि बैलेंस फोर्स से कभी कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है. तो ये चीज़ क्लियर हुई कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो. अच्छा, ऐसा क्यों बोला है कि जीरो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन हो, ओके. डायरेक्शन होती है तो उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं इसको अगर 10 न्यूटन लेता हूँ और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूँ, तो इधर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस को मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि दोनों को ऐड करूँ
तो 10 न्यूटन ये वाला और 10 न्यूटन। अब ये वाले 10 न्यूटन को यहाँ पे मुझे -10 न्यूटन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन टू राइट द नेगेटिव 10 न्यूटन? बिकॉज इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है इसकी डायरेक्शन से। तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करने के बाद में रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? 0 न्यूटन। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बोल दो सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं एल्जेब्रिकली मतलब कि उसको मैथमेटिकली सम करूँगा, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो उसका बेसिकली मतलब है कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। और बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स वही होता है कि दोनों तरफ लगने वाला फोर्स बराबर हो। अब एक तरफ एक फोर्स लग रहा है उसको आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटीज फिजिक्स की जिनके अंदर डायरेक्शन का पता होना जरूरी होता है। अब चलते हैं दूसरे टाइप के फोर्स से जिसका नाम है अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि बैलेंस फोर्स होता है उसका जस्ट वाइस वर्सा, उसका जस्ट उल्टा अनबैलेंस फोर्स होता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ आपके यूनिवर्स में मूव कर रही है बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फुटबॉल ली, अब उस फुटबॉल के दोनों तरफ से आप सिमिलर फोर्सेस लगा रहे हो। इधर से भी आपने लगाया कितना? इधर से लगाया आपने 10 न्यूटन, ठीक है, और इधर से लगाया आपने 10 न्यूटन। देन दोनों डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बराबर है। अब दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी फोर्स की वो 0 होगी, तो ये फुटबॉल मूव नहीं करेगी। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इधर आप लगा रहे हो एक फोर्स जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, क्योंकि एक पर्सन 10 न्यूटन लगा पाता है तो यहाँ पे 2 पर्सन है। अगर 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है और सिंगल पर्सन इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन से इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा? तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 20 न्यूटन, आप एक डायरेक्शन को फोर्स की डायरेक्शन मान लीजिए, मैंने इस 20 न्यूटन को मान लिया है, तो फोर्स को मैंने इधर माना है तो इधर लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा और इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस इसके जस्ट उल्टे होंगे तो मैं उनको नेगेटिव कंसीडर करूंगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो एडिशन आएगा फोर्सेस का वो क्या आएगा? 20 तो आएगा, 20 न्यूटन विल बी पॉजिटिव हेयर एंड 10 न्यूटन विल बी नेगेटिव हेयर। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो क्या आया आपका? प्लस का 10 न्यूटन, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इस तरफ जाएगा, 10 न्यूटन के साथ में इस तरफ मूव करेगा। तो समझ आया, अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही दुनिया में हर चीज़ मूव कर पाती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो जो मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ ओनली द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि एक अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज मूविंग। तो कोई भी मूव होती हुई चीज़ आप देखते हो बिकॉज ऑफ उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा है। दैट्स इट, दिस सिंपल फिजिक्स। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए थ्योरेटिकली। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पहला लॉ दिया, तो हम पहले लॉ के बारे में देखते हैं। 3 लॉ दिए थे, देयर वर 3 लॉज। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट लॉ। व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ था कि कोई भी बॉडी, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर बोल दीजिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तब तक वो मूव नहीं करेगी। क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से दुनिया में कोई भी चीज़ मूव कर पाती है। जैसे रॉकेट ले लेते हैं एक एग्जांपल, रॉकेट ऊपर जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि उसके नीचे से हाइड्रोजन गैस निकलती है, देन इट विल हिट द फील्ड, और जब ये फील्ड को हिट करती है देन द अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक मोमेंटम मिलता है और उसकी वजह से ऊपर उड़ पाता है। दैट इज द रीजन if anything is moving because of only the unbalanced force is acting on it। तो पहले लो क्या समझाता है हमें न्यूटन का? पहला लो ये बताता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो इट विल रिमेन रेस्ट, ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी until unless, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मतलब बाहर का कोई फोर्स वर्क ना करे। ओके, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट उसी पाथ में मूव करती रहेगी। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम साइकिल चलाते हैं लेकिन साइकिल तो रुक जाती है।
तो देखिए क्या होता है, जब आप साइकिल चलाते हो तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इट शुड बी मूव, ओके, ये मूव करनी चाहिए, लेकिन ये रुक क्यों जाती है? बिकॉज जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की कंडीशन में क्या होता है कि साइकिल के टायर और रोड के बीच में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है फ्रिक्शन का फोर्स। तो न्यूटन ने बोला कि कोई भी चीज़ मूव करेगी, रुकेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, रुकेगी तभी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, और साइकिल के केस में आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, टायर और रोड के बीच में। तो दैट्स वाई इट विल स्टॉप वन टाइम, ओके, कुछ टाइम के बाद में ये रुक जाएगा, दैट इज द रीजन। तो समझ आया कि फर्स्ट लॉ को अगर मैं थोड़ा डिफिकल्ट और बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट unless act on an unbalanced force on it, okay? An object in motion will continue with the constant speed in the particular direction unless act on by a unbalanced force on it। मतलब यही बात आ गई। अभी हमने अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था कि कोई चीज़ रुकी हुई तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक रुकी रहेगी और कब तक चलती रहेगी? जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम ना करे रोकने के लिए और चलाने के लिए। चलो अगले लॉ की तरफ चलते हैं। तो अगले लॉ से पहले चलने से पहले हमें देखना होगा एक चीज जिसका नाम होता है मोमेंटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब ही क्या है? मोमेंटम का मतलब कुछ नहीं है, मोमेंटम का मतलब सीधा जुड़ा हुआ है वेलोसिटी से, ठीक है? वेलोसिटी को ही हम मोमेंटम बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ऑफेंड हो जाओगे कि मोमेंटम तो अलग होता है, वेलोसिटी अलग होती है, लेकिन बेसिकली मोमेंटम इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मास। अगर मास से वेलोसिटी को जोड़ दिया जाए तो उसको ही हम मोमेंटम बोलते हैं। समझ आ गई कि वेलोसिटी ही होती है मोमेंटम, लेकिन मास के साथ में अगर वेलोसिटी को जोड़ दूं, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड द मोमेंटम। तो द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब देखो ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट अ सिंपल वे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही होती है, ठीक है? बस उसके साथ में मास को रिलेट कर दीजिए तो दैट विल बिकम द मोमेंटम। वेलोसिटी के साथ में मास को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। अच्छा, मोमेंटम का थोड़ा सा हम यूनिट वगैरह देख लेते हैं। किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने का इजीएस्ट तरीका है, देखिए मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके? पी से रिप्रेजेंट किया जाता है मोमेंटम को। P इक्वल टू एम वी, एम यहाँ पे मास है, V इज वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट निकालनी है तो इन वैल्यूज की यूनिट्स मुझे लिखनी होगी। मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है केजी। इंटू हो रहा है तो जस्ट इंटू करना है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ओके? तो P से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट आपकी केजी मीटर पर सेकेंड होती है, ओके? दैट इज द पॉइंट कि मोमेंटम होता है वेलोसिटी जब उसको मास के साथ रिलेट करके बोल दिया जाए, दैट्स इट, ओके? अब हम देखते हैं सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ पूरा का पूरा मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। क्या बोला है सेकंड लॉ में? सेकंड लॉ में बोला था कि द रेट ऑफ चेंज द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। सिंपल लैंग्वेज में समझना कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो जितना मैंने फोर्स लगाया उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना फोर्स लगेगा उतना मोमेंटम चेंज होगा। ऑफ कोर्स आपके पास में एक फुटबॉल है, आप फुटबॉल को जितना ज़्यादा फोर्स से किक करोगे उतना उसका मोमेंटम ज़्यादा होता चला जाएगा। तो दैट इज़ द सेकंड लॉ कि मोमेंटम का चेंज होना ही फोर्स लगाना होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, ठीक है? तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल वे में लिखूंगा तो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा। कैसे देखना? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब पहले P2 माइनस P1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके? कि फोर्स जो होता है वो किसी भी मोमेंटम का चेंज होना। अब ये P2 P1 क्या है? देखिए अगर ये फुटबॉल इस पोजीशन में थी, पहले इस पोजीशन में थी तो इसका कोई मोमेंटम था P1, ठीक है? इसका मोमेंटम था पहले P1। अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, किक किया इसको, और इसका मोमेंटम हो गया P2, तो इसका मास होगा m। इसका क्या मास होगा? इसका मास चेंज हो सकता है? नो। तो मास तो
सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, अभी इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी विल चेंज व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स। जब आप फोर्स लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका वेलोसिटी का चेंज आएगा, दैट्स इट। ओके, सो आई कैन राइट हियर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। अब P2 का फॉर्मूला आपको पता है, M। अब P2 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जो दूसरा मोमेंटम होगा वो पहले मोमेंटम से ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स यू अप्लाइड अ फोर्स हियर, आपने इसको किक किया है, यू अप्लाइड अ फोर्स, तो यहाँ पे हम m लिख सकते हैं और P2 के लिए यहाँ पे वेलोसिटी आपको v2 लिखनी होगी, ठीक है, माइनस m v1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? F इज इक्वल टू, व्हाट कैन वी टेक हियर कॉमन, m यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो और v2 माइनस v1 अपॉन में t। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे बाइक के अंदर एक्सेलरेटर होता है, तो जब हम एक्सेलरेटर से एक्शन देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर बाइक को, तो इट विल चेंज इट्स वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपके पास में एक चीज आती है v2 माइनस v1 अपॉन t से a। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है a से, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो मैंने k लगा दिया यहाँ पे, तो सॉरी, F इज इक्वल टू k m a, देन k इज अ कांस्टेंट हियर, सो आई कैन राइट m a ओनली। तो F इज इक्वल टू m a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से जाएं तो क्या होगी इसकी यूनिट? अगर इस फॉर्मूले से जाएं तो इसकी यूनिट होगी आपके पास में यहाँ पे F इज इक्वल टू, मास की यूनिट होती है kg और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन भी होती है और आपकी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। तो दिस वाज द सेकंड लॉ। कम टू द नेक्स्ट विच इज द थर्ड लॉ। दिस इज वेरी फेमस लॉ। द थर्ड लॉ इज एक्शन रिएक्शन लॉ। इसको इजी लैंग्वेज में देखें तो एक्शन रिएक्शन का मतलब है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट आप पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉल लेता हूँ और बॉल को किसी भी दीवार के ऊपर फेंकता हूँ, और जितना स्लो मैं फेंकूंगा तो उतना स्लो मेरे पास में बॉल वापस आएगी। अगर जितनी स्पीड से फेंकूंगा तो वो जो बॉल मैंने फेंकी है वो उतनी ही स्पीड से मेरे पास वापस आएगी। तो दिस इज कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन। मतलब आपने एक्शन किया, आपने बॉल को हिट किया दीवार से, और उस बॉल को हिट करने के बाद दीवार से होने के बाद वो आपके पास में आई अपोजिट डायरेक्शन में, और जितनी स्पीड से फेंका था उतनी ही स्पीड से तेजी से वापस आती है। तो जितना आपने एक्शन किया उतना ही आपको रिएक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर ये स्विमर अगर इस अपने फिट को इस दीवार से हिट करती हैं तो यहाँ पे जितनी स्पीड से ये जितने फोर्स के साथ में हिट करेंगी उतने ही फोर्स से ये आगे की तरफ मूव करेंगी। तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था और शी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो दैट इज द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, एक्शन रिएक्शन। ओके, तो जितना आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे आपको सिमिलर फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो हर फोर्स का इक्वल उतने ही अमाउंट में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। ओके, दैट इज द थर्ड लॉ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम? देखिए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? सो वी हैव टू नो अबाउट द मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिया एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। देखिए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को अगर डिफाइन करूँ तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिलते हैं, उनको कोलाइजन बोलते हैं, मतलब टकराते हैं। तो मोमेंटम जो होता है वो बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन
हमेशा बराबर होता है, ठीक है, बस बढ़ जाता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। ये कोलाइड हो रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो इस डायरेक्शन में बी ऑब्जेक्ट आया, इस डायरेक्शन में ए ऑब्जेक्ट आया, ये दोनों कोलाइड हुए, फिर इस डायरेक्शन में बी ऑब्जेक्ट गया, इस डायरेक्शन में ए ऑब्जेक्ट गया। तो बिफोर कोलाइजन, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर कोलाइजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक व्हीकल लेते हैं, यहाँ पे अगर मैंने एक ट्रक लिया, ठीक है, और एक कार ली, इसका मास है m1 और ट्रक का, और इसका मास है m2 कार का, ठीक है। और ये दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इसका वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ दूर जाके ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, देन दे विल हिट ईच अदर। ए वाला बी से टकराएगा, ठीक है। अभी टकराने के बाद में इनकी वेलोसिटी चेंज होंगी, ठीक है, टकराने के बाद में, लेकिन मास विल नॉट चेंज, मास सेम ही रहेगा। इसका रहेगा m1, इसका रहेगा m2। वेलोसिटी हो गई, मैं इसका ले लेता हूँ वेलोसिटी v1 और दिस इज वेलोसिटी v2। देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो मोमेंटम होगा दोनों का वो क्या होगा, इसका मोमेंटम होगा m1u1, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल है तो u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो m1u1 प्लस m2u2 बिफोर कोलाइजन। दिस इज द बिफोर कोलाइजन मोमेंटम, ओके। और आफ्टर कोलाइजन इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, तो इसका मोमेंटम होगा m1v1 प्लस m2v2। दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम। तो मैंने अभी बोला कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम होता है कि व्हेन टू bodies act upon one another, their total momentum remain the constant provided no external forces are acting, okay। उनका दोनों का मोमेंटम क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। तो we can say that कि momentum will be equal here। तो m1u1 plus m2u2 will be always equal to m1v1 और m2v2। तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन जो मोमेंटम क्रिएट होगा दोनों का, उन दोनों के मोमेंटम का सम हमेशा इक्वल होगा। दैट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अब आपके न्यूमेरिकल यहाँ से भी आ सकते हैं। पहली पोजीशन की दो ऑब्जेक्ट दूर दूर थे, दोनों कोलाइड हुए और दोनों दूर गए, और आपका न्यूमेरिकल यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। तो इन दोनों से आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों का बराबर होने की वजह से इनको लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 एंड विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल से आपको समझ आ जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको दोनों तरीके की न्यूमेरिकल समझाता हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक कार है A और एक कार है B। तो कार है A जिसका मास है 1500 kg, ठीक है। गिवन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ गिवन है एक कार है A और एक कार है B, ठीक है। और जो मास ऑफ A है वो कितना है, वो है 1500 kg। 1500 kg मास ऑफ A एंड 1000 kg मास ऑफ B। और ये दोनों कोलाइड करते हैं, दोनों मिलते हैं, और मिलने के टकराने के बाद में इनकी वेलोसिटी दे रखी है बिफोर कोलाइजन 25 मीटर पर सेकेंड और बी की दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड होने के बाद में इन दोनों की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो जाती है। देखो मास तो सेम ही रहेगा, 1500 ही रहेगा इसका, मास थोड़ा ना चेंज हो सकता है। और वेलोसिटी हो जाएगी इनकी 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कि दूसरे बी की वेलोसिटी क्या होगी
कोलाइड के बाद में v की वेलोसिटी, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या निकलवा रहा है v2, ठीक है। तो हमारे पास में लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2। तो आपको निकालना है v2, आपके पास में सारी वैल्यूज है, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ पे मैं गिवन जो बता देता हूँ। m1 क्या दिया हुआ है, m1 मतलब a का मास कितना है, ठीक है। a का मास है 1500 kg, m1 का मास है 15 और m2 का मास, m2 की वैल्यू है 1000 kg, ठीक है। और u1 और u2 क्या है, u1 है आपका 25 मीटर पर सेकेंड और u2 है आपका 15 मीटर पर सेकेंड और v1 है आपका 20 मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना है v2। जस्ट पुट द ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द v2, ओके। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डाउट। थैंक यू।